आप सबको महर दी राइटर चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं आवाज़ एआई से क्यों ले रही हूँ, तो कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, खैर दूसरों की आवाज़ लेने के लिए इन्हीं आवाज़ की पेमेंट करनी पड़ती है। ज़ाहिरी सी बात है, वो मेहनत करते हैं, हमें आवाज़ देते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, ना ही पैसे हैं कि मैं किसी लड़की से आवाज़ लेकर उसे पे करूँ। अगर आप में से कोई मुझे फ्री आवाज़ देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, मुझसे रब्ता कर सकता है, मेरे चैनल पर आ सकता है। किसी को मेरी उर्दू नहीं पसंद आ रही तो वो उर्दू पढ़कर सुना सकता है, तो मैं आपकी आवाज़ ही अपनी वीडियोज़ पर लगा लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। और जो मेरा मसला समझ गए हैं, इन्हीं तक दिल से शुक्रिया कहती हूँ। फिर भी अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या पसंद ना आए तो माजरत हूँ। शुक्रिया। तो बना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। नावल मेरा साइबान। वो काले बुर्क़े में मलबूस लड़की काले हिजाब और काले ही नकाब में बैग कंधे पर लटकाया तेज़ कदमों से चलती हुई यूनिवर्सिटी के ग्राउंड से होती अपनी क्लास में जा रही थी। आज वो लेट हो चुकी थी। वो 4 दिन बाद आज यूनिवर्सिटी आई थी। इसकी अम्मू को हार्ट का मसला था, इसलिए वो 4 दिन से अस्पताल में दाखिल थीं। वो अपनी अम्मू की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनका ख्याल रखने के लिए अस्पताल उनके साथ रही। जब उसने आँखें खोली तो वो एक गरीब घर में पैदा हुई थी। बाप इसकी पैदाइश से पहले मर चुका था। अम्मा अकेली थी, काम करके उसका और अपना पेट पालती थीं। वो सरकारी स्कूल के बाद सरकारी कॉलेज और इसके बाद अब सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। इतनी गुर्बत के बावजूद भी उसने कभी अल्लाह पाक की नाशुक्री नहीं की। वो स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी, वरना उनके हालात ना थे पढ़ने के। वो यूनिवर्सिटी के बाद 3 जगह ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अम्मा का खर्चा उठाती थी। मगर फिर भी वो अम्मा का इलाज नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि उनके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे और इसके पास इतने पैसे ना थे। वो क्लास में दाखिल हुई तो सामने कोई नया प्रोफेसर पढ़ा रहा था। उसने अंदर दाखिल होने की इजाज़त ली। इजाज़त मिलने के बाद वो क्लास में आकर अपनी जगह पर बैठ गई। ये कोई नए प्रोफेसर थे, कम उम्र, तकरीबन 26-27 साल, हल्की भूरी खूबसूरत आंखों वाले, हैंडसम। अब वो हाजिरी लगा रहे थे। रोल नंबर 5। यस सर। उसकी आवाज़ पर प्रोफेसर ने सर उठाकर देखा तो सामने मुकम्मल तौर पर काले बुर्क़े में मलबूस लड़की बैठी थी। सिर्फ इसकी काली आँखें नज़र आ रही थीं जो बहुत खूबसूरत थीं। प्रोफेसर इसे देख गोया हुए। मस हानिया कहाँ थीं आप 4 दिनों से? हानिया खड़ी हुई और बोली, सर दरअसल मेरी अम्मू को दिल का मसला है, इसलिए 4 दिन से वो अस्पताल में दाखिल थीं। और मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं जो उनका ख्याल रखता, इसलिए मैं अस्पताल में उनके पास थी। प्रोफेसर ने उसकी बात पर सर हिलाया, क्योंकि लड़की की आंखों में सच्चाई थी। उसकी माँ की तबीयत मालूम की। इसका एड्रेस लेने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि वो उसकी माँ की खैरियत दरियाफ्त करने आएंगे। लड़की महज सर इस बात में कर हिलाकर बैठ गई। इस वाक़ये को 1 हफ्ता गुजर चुका था। वो जो छुट्टी की वजह से आज सारे घर की सफाई कर रही थी। अचानक दरवाज़ा खटखने की आवाज़ पर दोपट्टा अच्छे से ओढ़ती हुई, मुंह पर पल्लू नकाब की सूरत करके दरवाज़ा खोलने गई तो सामने ही इसके ताया का बेटा खड़ा था, जिसे देख हानिया की रूह फना हुई। इससे पहले कि हानिया दरवाज़ा बंद करती, वो एक झटके से दरवाज़ा पूरा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गया। ये क्या कर रहे हैं वसीम भाई, जल्दी से बाहर निकली, ये क्या बदतमीज़ी है, घर के अंदर क्यों आए हैं आप? इस मोहल्ले में और मेरी माँ रहते हैं, हमारी कोई इज्जत है? वसीम इसे देख खबासत से मुस्कुराया।
शादी करने। आज तो मैं तुझसे शादी करके ही जाऊंगा। आज तुझे अपना बनाए बना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये कहते साथ वसीम ने हानिया की जान कदम बढ़ाना शुरू किए। हानिया डर के मारे कदम पीछे लेना शुरू हो गई। मुझसे दूर रही, खबरदार अगर मेरे करीब आए तो। आज प्रोफेसर को टाइम मिला था हानिया की मां की खैरियत दरियाफ्त करने का। वो जो अभी दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाने ही लगा था, अंदर से हानिया की घबराई हुई आवाज़ सुनकर परेशान हो गया। उसने दरवाज़ा एक हाथ से धकेला, वो खुलता चला गया। सामने छोटे से सहन में हल्के गुलाबी रंग की फराक और की परीमी सर पर हम रंग दोपट्टा अच्छे से लिए, मुंह पर नकाब की सूरत पलू किए हुए, आंखों में खौफ लिए घबराई हुई हानिया खड़ी थी, जिसके बिल्कुल पास एक लफनगा सा लड़का खड़ा था। शक्ल से देखने पर वो मोहल्ले का बदमाश लगता था। किसी की मौजूदगी महसूस करके हानिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने अपने प्रोफेसर को देख इसके होश उड़ गए। उसे उम्मीद ना थी वो वाकई इसके घर आ जाएंगे, और वो भी तब जब ये गलीज़ आदमी इसके घर में खड़ा था। हानिया की नज़रों के ताक़ब में वसीम ने नज़रें घुमाईं तो पीछे 27-28 साल का खुश शक्ल खूबसूरत हल्की बूढ़ी आंखों वाला मर्द खड़ा था। वसीम ने हानिया के घर में किसी गैर मर्द को देख एक झटके से हानिया की नाजुक कलाई अपने हाथ में ली, जैसे हानिया पर अपना हक जता रहा हो। वसीम की इस जुर्रत पर हानिया को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। मेरा हाथ छोड़ी वसीम भाई, मैं कह रही हूँ छोड़ी मेरा हाथ। वो अपनी दूधिया सफ़ेद कलाई वसीम के मजबूत हाथों की गिरफ्त से निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वसीम उसकी तरफ कहाँ मुतवज्जह था। वो तो सर्द आंखों से इस प्रोफेसर को देख रहा था। अब के मुकाबिल शख्स बोला, हाथ छोड़ो लड़की का। इसकी बात सुन वसीम खबासत से मुस्कुराया। नहीं छोड़ूंगा, तुम कौन होते हो ये कहने वाले? वसीम की आवाज़ सुन अम्मा कमरे से निकलकर सहन में आ गईं। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। सामने का मंजर देख अम्मा की आंखें खौफ से फैल गईं। मेरी बेटी का हाथ छोड़ो वसीम। माँ की नखफीफ आवाज़ पर हानिया ने गर्दन मोड़कर अपनी माँ की तरफ देखा और अपनी बेबसी पर दिखावा। नहीं चाची, आज तो मैं ये हाथ हमेशा के लिए थामूंगा। थोड़ी देर में मौलवी आ रहा है, अब तुम अपनी खुशी से अपनी बेटी का निकाह मुझसे करवा दो। वैसे तुम्हारे पाँव तो कब्र में लटके हुए ही, मरने से पहले ये नेक काम कर जाओ, इससे कुछ सवाब मिल जाएगा। वसीम के मुंह से अपनी मां के बारे में इस कद्र बकवास सुनकर हानिया का दिल चाहा वो उस शख्स का गला दबा दे। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ने में मर जाऊंगी, मगर आप जैसे फुंडे से कोई निकाह नहीं करूंगी। मगर वसीम के कान पर तोजूं तक नहीं रनेगी, और बस दरवाजे के पास इस वजूद के बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई। वो एक झटके से आगे बढ़ा, हानिया का वो हाथ जो वसीम की गिरफ्त में था पकड़ा और दूसरे हाथ से वसीम का हाथ मुड़वा दिया। सिर्फ यही नहीं, अब उस शख्स ने एक मुक्का वसीम की नाक पर दे मारा। जब तक एक लड़की ना चाहे तब तक उसे हाथ लगाने की कोशिश ना करना, और एक गैर लड़की जो तुम्हारी कुछ नहीं लगती उसे तो बिल्कुल नहीं, समझे? प्रोफेसर सर्द लहजे में ढारा। ये सब इतना अचानक हवा कि वसीम को समझ ना आया। इससे पहले कि वो हाथ उठाता, प्रोफेसर ने हानिया को अपने पीछे अपनी हिफाजत के हिसार में किया। हानिया हौनक बनी सारा मंजर देख रही थी। ये दुनिया भला मर्द था जो इसकी हिफाजत कर रहा था और इसकी खातिर लड़ रहा था।
इससे पहले कि वसीम प्रोफेसर पर हाथ उठाता, वसीम का हाथ प्रोफेसर ने रास्ते में ही रोक दिया। आहूँ, ये गलती ना करना वरना तुम नहीं जानते कि मैं किस बाप का बेटा हूँ। तुम्हें सारी जिंदगी जेल के अंदर करवा दूंगा। तुम्हारी साथ नस्लें नाक भी रगड़ती रहीं तो भी जेल के बाहर नहीं आ पाओगे। अब दफा हो जाओ। इस घर से खबरदार, अगर आज के बाद इस घर की औरतों की तरफ आंख उठाकर भी देखा। प्रोफेसर इतने सर्द लहजे में धाड़ा कि वसीम अंदर तक लरस गया, मगर वो हानिया जैसी कली को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अरे वाह, मेरे हाथ पकड़ने पर इतना मसला हो रहा है और ये अपने यार को बल्ला कर इस घर में मुलाकातें कर रही है। इस कद्र घटिया इल्ज़ाम पर हानिया की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। इससे पहले वसीम मजीद बकवास करता, प्रोफेसर ने एक साथ 2 मक्के इसके मुंह पर झड़ दिए और आंखों से निकल जाने का इशारा किया। वसीम शुला आंखें लिए हुए निकल गया। इससे पहले वो हानिया की तरफ मुतवज्जह होता, पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। हानिया और प्रोफेसर दोनों एक झटके से पीछे मुड़े और देखा तो हानिया की मुंह दिल पर हाथ रखे ज़मीन पर बेहोश पड़ी थीं। ये देख हानिया को आसमान अपने सर पर गिरता हुआ महसूस हुआ और इसके होंठों से चीख निकली, अम्मा। प्रोफेसर हानिया के साथ अपनी गाड़ी में उसकी मां को अस्पताल लाया था। डॉक्टर ने उसकी मां के दिल के ऑपरेशन का कहा था। वो सारे पैसे प्रोफेसर ने कहाँ से दिए। हानिया को कोई होश ना थी, उसे तो बस अपनी मां की जिंदगी की परवाह थी। पिछले 2 घंटों से उसकी मां ऑपरेशन थिएटर में थी। डॉक्टर्स ने क्या कहा क्या बात हुई वो सब अरमान ही जानता था। और हानिया बाहर कुर्सी पर बैठी नजर एक जगह साकत थी, नकाब के नीचे। होंठों के लिए दुआ गो थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार इतने इंतजार के बाद डॉक्टरों ने उसकी मां के ऑपरेशन कामयाब होने की खबर दे दी, जिसे सुन हानिया के जिस्म में जिंदगी की एक नई लहर दौड़ गई। कुछ घंटों बाद अम्मू को होश आया तो वो दोनों अम्मू के पास बैठे हुए थे। अब अम्मू इस प्रोफेसर को सारी बात बता रही थी कि कैसे वो वसीम उनकी बेटी को तंग करता था। अम्मू ने अब इस प्रोफेसर से एक इल्तिजा की और कहा कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है, पूरी कर दो। मैं नहीं जानती कि मैं कब तक जिंदा रहूं, इसलिए मरने से पहले मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी होती देखना चाहती हूँ। अम्मू की बात पर हानिया तो सुन रह गई। प्रोफेसर साहब खामोश हो गए। हानिया समझ ना सकी कि अब क्या होगा, मगर कुछ देर बाद फिर वो हवा जो हानिया ने कभी सोचा ना था। अस्पताल के इस प्राइवेट रूम में अपनी मां के सामने रात के इस ख्वाब वो हानिया करीम से हानिया अरमान खान बन गई। और इससे अगले दिन अम्मा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर गई। मरने से पहले वो अपनी बेटी के लिए एक बेहतरीन हमसफ़र ढूंढ गई थीं। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि हानिया का निकाह भी उसी वक्त अस्पताल में उन के सामने हो। इन्होंने इस प्रोफेसर से हानिया की हिफाजत की इल्तिजा की थी। शायद वो जान गई थीं कि जिंदगी अब उनको मजीद मोहलत ना देगी। हानिया जान ना सकी उस शख्स ने ये निकाह क्यों किया था। किया ये सिर्फ एक मजबूरी में किया गया निकाह था। अम्मू की मौत की वजह से हानिया तो बेहोश हो गई। इसकी तो सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। एक उसकी मां ही तो थी जिसकी खातिर वो जी रही थी। 2 दिन वो उसी हालत में रही, बार बार होश आता और बार बार बेहोश हो जाती। अम्मू की तदफीन का इंतज़ाम अरमान ने किया था। आज 3 दिन हो गए थे अम्मू की मौत को। अम्मू की मौत के बाद अरमान हानिया के सामने नहीं आया था। 2 दिन से उसे देखा ना था। वो अकेली थी और उस शख्स का दिल बेचैन। इसलिए आज अरमान हानिया के घर आया तो सामने एक तमाशा इसका मुंतज़िर था। वसीम ने मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर रखा था और हानिया की ज़ात पर इल्ज़ाम लगाकर उसे इस मोहल्ले से निकलवाने का कह रहा था। और हानिया अकेली खड़ी रो रो कर अपने किरदार की सफाई दे रही थी।
छोटा सा सहन सारा मोहल्ले के लोगों से भरा हुआ था। अपनी बीवी की इस कदर तजलील पर अरमान खान का दिमाग गुस्से से फटने के करीब हो गया और आंखें लाल हो गई जैसे सारा खून इनमें सिमट आया हो। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ आया और ढारा, किया हो रहा है यहाँ, किया तमाशा लगाया हुआ है। अरमान की आवाज़ पर सारे मोहल्ले वाले पलटे और सबकी नज़रें दरवाजे में खड़े उस शख्स पर गईं। एक लम्हे के लिए तो वसीम डर गया, मगर अभी तो बदला लेना था, इसलिए मोहल्ले वालों से गोया हुआ। ये ही है वो शख्स जिसके साथ ये बदजात मुंह काला करती फिर रही है, उसी की वजह से मेरी चची मरी है। हानिया का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। दुनिया का वो आखिरी शख्स जिसके सामने वो बेइज्जत नहीं होना चाहती थी, वो उस वक्त इसका शौहर था। वसीम की ये बात सुन अरमान का तो दिमाग घूम ही गया। खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हारी ज़बान गद्दी से खींच लूँगा। बीवी है ये मेरी, इज़्ज़त है मेरी, और अपनी इज़्ज़त पर मैं एक हर्फ बर्दाश्त नहीं करूँगा और न ही किसी गैर मर्द की नज़र बर्दाश्त करूँगा। इसकी ये बात सुन सारे मोहल्ले वाले साकत रह गए, क्योंकि मोहल्ले के बाहर सब इसकी बड़ी गाड़ी देख चुके थे और साथ उसका हुलिया ये साफ बताता था वो किसी अमीर ख़ानदान से था। और हानिया वो धुंधली होती आंखों से उस शख्स को हुजूम से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रही थी। वो हुजूम को चरता हुआ हानिया की तरफ आया और बना इतने सारे लोगों की परवाह किए हानिया का हाथ अपने हाथ में लिया और दूसरा हाथ इसके कंधे के गिर्द फैलाया। और जहाँ तक रही बात इस घर को खाली करने की, तो मैं अपनी बीवी को अब खुद ऐसे लोगों के बीच नहीं रहने दूंगा जो एक इज्जतदार लड़की के घर तमाशा लगाकर बैठ जाते हैं। मेरी बीवी आज ही घर खाली कर देगी और अब सब के सब अपनी शक्ल लेकर निकल जाएं यहाँ से। इस बार अरमान ऊंचे लहजे में धारा, और वसीम तो लफ्ज़ बीवी पर तब का ही साकत हो गया था। वो तो सोच रहा था तमाशा लगवाकर हानिया को बेबस करके इस घर से निकलवा देगा, फिर हानिया से निकाह कर लेगा। ये तो उल्टा ही हो गया, पता नहीं वो कब किसी और से निकाह भी कर चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता कर सारे लोग सहन से निकलते चले गए। अरमान हानिया को वहीं छोड़ वसीम की तरफ आया। पिछली बार जब तुमने इसका हाथ पकड़ा था तो ये मेरी कुछ नहीं लगती थी, इसलिए मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया था। मगर अब ये अरमान हाकिम खान की बीवी है। अगर अब तुमने मेरी बीवी को आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारा जिंदगी से नाम वाओ निशान मिटा दूंगा। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुन वसीम उन दोनों पर एक आखिरी निगाह डालता हुआ निकल गया। अरमान ने दरवाज़ा बंद किया। हानिया की तरफ मुड़ा, वो हनूज वैसे ही उसी पोजीशन में खड़ी आंसू बहा रही थी। अरमान ने आहिस्तगी से उसका हाथ पकड़ा, इसे लिए कमरे में आया, बेड पर बिठाया और जुग से पानी का ग्लास भरकर हानिया के सामने किया। हानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। इस बार अरमान ने सख्ती से कहा, पियो। हानिया ने आहिस्तगी से अपना पलू नीचे किया और ग्लास से बमुश्किल 2 घूंट भरकर ग्लास पर कर दिया। आज पहली बार अरमान ने इसका चेहरा देखा था। वो बहुत खूबसूरत थी, सफ़ेद दूधिया रंगत, काली खूबसूरत आंखें, काले बाल, रुई जैसे मिलाम गाल, छोटे से गुलाबी नाजुक होंठ, प्यारी सी गोल नाक। वो 22 साला एक हसीन लड़की थी। अरमान ने दिल में इसके हुस्न की नज़र उतारी। एक नज़र इसकी आंखों की तरफ देखा जो ज़ब्त के 22 लाल हो रही थीं। अरमान इसके पास बेड पर बैठा, आहिस्तगी से बना कुछ कहे एक हाथ इसकी कमर के गर्द ले जाकर बहुत प्यार से उसे अपने साथ लगा लिया। अरमान के इस अमल से वो साकत रह गई और फिर वो आंखें जो ज़ब्त के आखिरी मरहले पर थीं। ज़ब्त ख़त्म हवा वो अपने शौहर के सीने से लगी फूट फूट कर रो दी। काफ़ी देर वो ऐसे ही रोती रही और वो दूसरे हाथ से इसकी पीठ सुलाता रहा। हानिया का एक हाथ अरमान की शर्ट की कॉलर पर था तो दूसरा पीछे से शर्ट को मुट्ठी में दबोचे हुए। वो इतने सालों का गुबार आज रोकर निकाल रही थी। वो अब अकेली ना थी, वो क्यों भूल गई कि सारी दुनिया में ये एक शख्स अब भी इसका अपना था।
इसका मुहाफिज, इसका रखवाला। अब उसे दुनिया के भेड़ियों से डरने की ज़रूरत ना थी। थोड़ी देर बाद हानिया ने अपना ज़रूरी सामान पैक किया और अब वो अरमान के साथ गांव में खान हवेली जा रही थी। उसने एक आखिरी नज़र इस छोटे से घर पर डाली जिसमें इसकी अपनी मां के साथ बेशुमार यादें थीं। मगर शायद अब वो वापस कभी इस घर में लौटकर ना आए। इस लिए हसरत से घर को देखा और हमेशा के लिए बंद कर दिया। अभी तो एक तमाशा हवेली में भी उनका मुंतज़िर था। मुसलसल 3 घंटों के सफ़र के बाद गाड़ी हवेली के अंदर आकर रुक चुकी थी। हवेली बहुत खूबसूरत थी। हानिया काले बुर्क़े में थी। अरमान ने इसका हाथ पकड़ा और हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के लाउंज में काफ़ी सारे अफराद जुमा होना शुरू हो गए। हानिया ने नज़र उठाकर देखा तो सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। अरमान, ये लड़की कौन है? सबसे पहले एक 35 साला औरत की आवाज़ आई। वो देखने से इस हवेली की बहू लग रही थी। इन औरत की बात पर अरमान बोला, भाभी ये मेरी बीवी है। गोया लाउंज में मौजूद तमाम अफराद के सरों पर इस हवेली की इमारत गिर गई हो। वो औरत तो शायद सकते में ही आ गई थी। हानिया को अजीब डर लगा, पता नहीं अब उसके साथ यह किया होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम किसी लड़की का हाथ पकड़ हवेली ले आए हो और अब कह रहे हो तुम्हारी बीवी है। अब की ये आवाज़ दूसरी औरत की थी। इन सब के ऐसे लहजे देख हानिया डर गई। मगर अरमान हनूज पुरसुकून था। इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है भाभी? अगर कोई शख्स शादी करता है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो पागल हो गया है? और रही बात अपनी बीवी को यहाँ लाने की, तो मेरी बीवी है, यहीं लाऊंगा न जहाँ मैं खुद रहता हूँ। इन औरतों के तेवर देख हानिया डर के मारे अरमान के कुछ नज़दीक हुई। अरमान ने इसका डर साफ महसूस किया, इसलिए बहुत आहिस्तगी से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और इसके हाथ की पुश्त पर अपने अंगूठे को फेर कर उसे रलीकस करने लगा। कुछ देर में तो अच्छी खासी अदालत लग चुकी थी। अरमान के सारे घर वाले उसे बातें सुना रहे थे और हानिया इसके पास खड़ी परेशान की नज़रों सारी सूरत-ए-हाल देख रही थी। हानिया उन सब की वजह खुद को समझ रही थी। आखिर में हवेली की बड़ी बहू बोली, ठीक है फिर आने दी, सरदार साहब को वही फैसला करेंगी। ये सुन अरमान नाक से मुखी उड़ाता हानिया का हाथ पकड़ता सबकी आंखों के सामने लावंच से गुजरता हुआ सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में चला गया। कमरे में आने के बाद उसने हानिया को बेड पर बिठाया और पानी का ग्लास ला कर दिया। हानिया बहुत परेशान लग रही थी। परेशान मत हो, उनका ये रद्दअमल कुदरती है। मैंने अचानक शादी कर ली है, इस वजह से वो हजम नहीं कर पा रहे। अरमान की बात सुनकर हानिया की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी भी परेशानियों से भर गई। अरमान इसके पास बैठा और उसे बहुत प्यार से समझाने लगा कि रोना किसी मसले का हल नहीं और परेशानी किस शख्स की ज़िंदगी में नहीं आती। जिसके बाद हानिया थोड़ी सुकून लग रही थी। अरमान ने आगे बढ़कर बहुत मोहब्बत से हिजाब के ऊपर से ही इसके माथे पर बोसा दिया। इस अमल से हानिया साकत रह गई। थोड़ी देर बाद उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और नौकरानी ने पैगाम दिया कि सरदार साहब बुला रहे हैं। वो जानता था अब तक नीचे अदालत लग चुकी होगी। हानिया अभी तक बुर्क़े में ही मौजूद थी। इसने हानिया को इशारा किया। हानिया ने नकाब ठीक किया। जब उसकी बीवी पर्दा करती थी तो वो क्यों अपने भाइयों के सामने अपनी बीवी को बेनकाब लेकर जाता। थोड़ी देर बाद वो दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। अरमान ने मजबूती से हानिया का हाथ पकड़ रखा था। अरमान की सोच के मुताबिक लाउंज में सारी हवेली वाले मौजूद थे सिवाय बच्चों के। कौन है ये लड़की? सबसे पहले हाकिम साहब ने सवाल किया। बाबा, बीवी है ये मेरी। ये सुन हाकिम साहब को अपने इस बेटे की बगावत पर यकीन ना आया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भूल गए हो तो याद करवाता चलूं, हमारे ख़ानदान में बाहर शादी की इजाज़त नहीं है। हाकिम साहब की बात सुन अरमान बोला, मोहब्बत करता था मैं इससे, इसलिए शादी कर ली और मेरे लिए ज़ात पात कोई अहमियत नहीं रखती।
इस जवाब पर हानिया ने झटके से गर्दन मोड़कर अपने शौहर को देखा। वो झूठ क्यों बोल रहा था? हमने तुम्हें इसलिए इतना पढ़ा लिखा कर एक बेहतरीन इंसान बनाया कि मोहब्बत करते फरो। बाबा, मोहब्बत ये नहीं देखती कि सामने अमीर है या कोई गरीब, वो आपके ख़ानदान का है या ख़ानदान से बाहर, बस वो तो हो जाती है, मुझे भी हो गई। ये सुन हाकिम साहब को गुस्सा आ गया। वो इतना परसुकून क्यों था? अभी की अभी इस लड़की को तलाक दो और फारिग करो। ये बात सुन हानिया को लगा जैसे वो उसे मौत की सज़ा सुना रही हूँ। अब तो वो इस शख्स से अलहदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ये वो शख्स था जो इसकी मुश्किलों के दिनों में इसके सब्र का फल बनकर आया था। अरमान के हाथ में मौजूद हानिया का हाथ लर्जा, जिसे वाज़ेह तौर पर अरमान ने महसूस किया। इसने ना महसूस अंदाज में हानिया के हाथ पर गिरफ्त कुछ मजबूत की। मैं कह रहा हूँ बाबा, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। और आप कह रही हैं तलाक दो। मैं अपनी बीवी को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। हाकिम साहब को अपनी इस लाडली औलाद से ऐसी नाफरमानी की उम्मीद ना थी। मैं दोबारा कह रहा हूँ अरमान, इस लड़की को तलाक दे दो। मैं तुम्हारी इस हरकत को गलती समझकर मुआफ़ कर दूंगा। मैं सरदार होने की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूँ। हानिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो नहीं जानती थी अरमान इसकी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला करेगा, मगर अब इसकी ज़िंदगी का परवाना और मौत का फरमान अरमान के हाथ में था। बाबा, आप सरदार इस गांव के और जिरगे के होंगे, मेरी ज़िंदगी के नहीं हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है ये फ़ैसला मैं खुद करूँगा। किसी दूसरे को हक़ नहीं कि वो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करे। और जहाँ तक रही बात पसंद की शादी की, तो वो इस्लाम में भी जायज़ है। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, मैं अपनी बीवी को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। इस बार अरमान हाकिम साहब से भी ऊंची आवाज़ में बोला। सारे लाउंज में सुकूत छा गया। इसके तीनों भाई और तीनों भाभियां अरमान को आज पहली बार इस लहजे में बात करते देख रहे थे। किसी भाई में इतनी हिम्मत ना थी कि वो बाप के सामने इस तरह बात करता। ये बात सुन हाकिम साहब आगे बढ़े और एक जनाटेदार थप्पड़ अरमान के मुंह पर दे मारा। ये देख हानिया घबरा गई और आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। वो ये तो नहीं चाहती थी कि बाप बेटा एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। अभी की अभी निकल जाओ मेरी इस हवेली से, तुम जैसी नाफरमान औलाद मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अपनी तमाम जायदाद से आका करता हूँ। ये सुनना था कि लाउंज में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कुछ भी कहे बगैर बहुत आहिस्तगी और नरमी से अरमान ने हानिया का हाथ मज़ीद मजबूती और नरमी से पकड़ा और हवेली के लावंच के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इन्होंने अपने बाप की कोई चीज़ ना ली, यहाँ तक कि वो गाड़ी भी हवेली में छोड़ दी। पीछे अरमान की माँ अपने शौहर को कहती रह गई कि मेरे बेटे को रोक लें, मगर बाप तो उस वक्त पत्थर दिल सरदार बना बैठा था। अरमान ने गाड़ी से हानिया का सामान निकाला और चाबी वहीं गाड़ी में छोड़ दी। एक हाथ से बहुत नरमी से अपनी बीवी का हाथ थामे, दूसरे हाथ में बैग उठाए वो इस हवेली का गेट पार कर गए। हानिया किसी कटी दाल की तरह अरमान के साथ चलती जा रही थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसने क्या कर दिया। इसकी वजह से एक माँ अपने बेटे से दूर हो गई, एक बाप ने बेटे पर हाथ उठाया, एक भाई को उसने उसके भाइयों से जुदा कर दिया। अरमान हानिया को साथ लिए दूसरे गांव में आ गए। वहाँ उनके दोस्त रहते थे, उनके साथ मिल शाम तक इन्होंने एक किराए का घर रहने के काबिल ढूंढ लिया था। अब रात हो चुकी थी। हानिया वैसे ही इस घर में बैठी थी जैसे थोड़ी देर पहले अरमान इसे छोड़कर गया था। छोटा सा घर था, ना ज्यादा बड़ा था, मगर दो लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छा था। एक कमरा, छोटा किचन, एक ड्राइंग रूम और छोटा सा सहन था। अरमान खाना लेकर आया तो हानिया उसी पोजीशन में बैठी हुई थी जिस पोजीशन में इसे छोड़कर गया था। वो इसके पास आकर बैठा और उसे पुकारा, मगर वो पता नहीं कहाँ गुम थी, इसलिए मुतवज्जह ना हो सकी। अरमान ने बेहद नरमी और मोहब्बत से अपना हाथ हानिया के गाल पर रखा। वो चूक कर अपने ख्यालों से बाहर आई। अपने सामने अरमान को देख एक बार फिर इसकी आंखों में नमी इकट्ठी होने लगी। किया हवा, मेरी प्यारी बीवी कहाँ गुम हो? देखो मैं खाना लेकर आया हूँ, चलो आओ खाते हैं।
अरमान ने बहुत मोहब्बत से कहा। वो कहाँ इतने प्यार, मोहब्बत और इज्जत की आदी थी। इस बार वो नमी आंसू बनकर इसकी आंखों से बहने लगे। क्यों किया आपने ऐसा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे छोड़ देते, मगर मेरी वजह से अपने बाबा से झगड़ा कर लिया। और आपने झूठ क्यों बोला कि आपको मुझसे मोहब्बत है? आपने सच बताना था ना कि हमारा निकाह तो बस एक मजबूरी में हुआ था। हानिया की बात सुन अरमान मुस्कुराया। पहली बात, मर्द कभी मजबूरी में निकाह नहीं करता। वो तब करता है जब दिल से इसकी मर्जी शामिल हो। और किसने कहा मैंने तुम्हारी वजह से ये सब किया? मैंने तो अपनी वजह से ये सब किया, क्योंकि अब मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये मेरी जिंदगी है, मुझे हक है मैं फैसला करूँ मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। और ये किसने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं? अरमान की आखिरी बात सुन हानिया साकत रह गई। मोहब्बत? वो हैरान किन नज़रों से अरमान को देख रही थी जो हनूज मुस्कुरा रहा था। हाँ मोहब्बत, मुझे तुमसे मोहब्बत है। और शायद ये उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने तुम्हारी ये आंखें पहली बार देखी थीं। एक के बाद एक बात पर वो हानिया पर बम फोड़ रहा था। मगर आपके सारे घर वाले तो मुझे गलत समझेंगे ना कि मैंने आपको उनसे दूर कर दिया। वो सौ करती बोली। अरमान को बहुत क्यूट लगी। कोई बात नहीं, उनको तो बस वैसे भी बदगुमान होने का बहाना चाहिए होता है। और होने दो, तुमने जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है या मेरे उन घर वालों के साथ? अरमान की बात सुन अभी भी हानिया की आंखों में आंसू थे। अरमान ने बहुत आहिस्ता से उसे अपने करीब किया और मोहब्बत से अपने साथ लगा लिया। वो फिर चाहकर भी खुद को रोक ना पाई और फूट फूट कर रो दी। अरमान इस सारे में इसकी पीठ सुलाता रहा। जब खूब रो चुकी तो अरमान बोला, इन आंखों में आज आखिरी बार आंसू थे। आज के बाद मेरी बीवी अब कभी नहीं रोएगी। मैं इन खूबसूरत आंखों को रोते नहीं देख सकता, मेरा दिल दिखता है। समझ गई ना? हानिया ने महज सर इस बात में हिलाया। ओके, तो अगर अब रोना धोना ख़त्म हो गया हो तो कुछ खा लें, मुझे बहुत भूख लग रही है। इसके बाद सुन हानिया मुंह फैलाकर बैठ गई। आप मुझे अभी से ही ताना देना शुरू हो गए हैं। इस बात पर अरमान दिल खोलकर हंसा। इस तरह हंसते हुए वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। हानिया एकटक बस उसे देखे गई। नहीं मेरी प्यारी बेगम, मेरी ये मुजाल कहाँ मैं आपको ताना दूं, मगर अब भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो क्या करें? हानिया दिल खोलकर मुस्कुराई। अरमान ने आज पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देखा था। इसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। चलिए फिर खाना खाते हैं। हानिया ने 3-4 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया था। इसके बाद दोनों ने खाना खाया। अरमान खुद कम खा रहा था और अपने हाथों से हानिया को ज्यादा खिला रहा था। उस शख्स को देख हानिया सोच रही थी, खुदा ने उसकी किस्मत कितनी खूबसूरत बनाई थी। इसे बेहतरीन शौहर से नवाज दिया। उस शख्स ने गैरों के मजमे से लेकर अपनों के सामने भी हानिया का साथ न छोड़ा। और ये जानने के बाद वो शख्स इससे मोहब्बत करता था। हानिया को अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी जिसे उस वक्त इसका शौहर अपने हाथों से खाना खिला रहा था। खाना खाने के बाद हानिया लेट गई, क्योंकि 3 दिन से उसका दिमाग और जिस्म बहुत ज्यादा थकावट का शिकार था। इसने लेटकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अरमान इसके पास बैठ गया और आहिस्ता से इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। हानिया को बहुत सुकून महसूस हुआ, इसलिए वो जल्द ही नींद की वादी में उतर गई। हानिया तो सो चुकी थी, मगर इसके पास ही अरमान बेड कराउन से टेक लगाए बैठा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसके सामने पिछले 10 दिन किसी फिल्म की तरह चलने लगे। जिस दिन पहली बार उसने हानिया की वो खूबसूरत आंखें देखी थीं, सारा दिन वो जब भी कोई काम करता क्षण से वो आंखें इसकी आंखों के पर्दे पर लहराती। पता नहीं क्यों, मगर वो उन आंखों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। वो अपनी कैफियत से खुद अनजान था। और फिर आखिर एक हफ्ते बाद इस कैफियत से लड़ने की नाकाम कोशिश को ख़त्म करते हुए वो हानिया की मां की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर की तरफ चल दिया।
मगर सामने का मंजर देख उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों में मिर्चियाँ भर दी हों। इसका बस ना चलता वो वसीम की जान ले लेता। फिर इसके बाद अस्पताल के बेड पर हानिया की मां की इल्तिजा करती हुई उनकी कितनी उम्मीद से वो इससे पूछ रही थीं, क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे? उस वक्त उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगा, क्या दिल में छपी ख्वाहिशें ऐसे भी पूरी होती हैं। इसे उम्मीद ना थी। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया और हानिया तो सकते की हालत में वैसे ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो मौलवी और गवाहन के साथ वापस आया और हानिया को अपने निकाह में ले लिया। आज हवेली का सारा वाक़या अब इसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो जानता था इसके बाप का कुछ ऐसा ही रद्द-अमल होगा। इन्होंने इसकी बहन के साथ भी यही किया था। वो शायद समझते थे उनका ये बेटा जिसे इन्होंने नाज़म से पाला था वो दौलत के बगैर नहीं रह सकता। उसके लिए सब कुछ हवेली की शानदार इमारत, बड़ी गाड़ी, दौलत और अमीरों जैसा लाइफस्टाइल ही था। वो कहाँ जानते थे कि मोहब्बत ये सब नहीं देखती। वो बस हो जाती है कभी भी, कहीं भी, किसी से भी। अरमान के 3 भाई और एक बहन थी। इसकी बहन ने पसंद की शादी की थी तो बाप ने सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो गांव के सरदार थे और उनके रस्म रिवाज में ख़ानदान से बाहर शादी करना गुनाह समझा जाता था। मगर अरमान को तो मोहब्बत हो चुकी थी। इसने कभी सोचा ना था कि वो आँखें कभी इसके इतने करीब होंगी। इसने दाएं तरफ रुख मोड़कर हानिया को देखा। वो इसके पहलू में कितनी परसुकून हो के सो रही थी। अरमान को अपने अनग-अनग में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। वो आज खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स समझ रहा था जिसे बिन मांगे सब मिल गया। वो आहिस्ता से हानिया के करीब हवा एक हाथ से इसके गर्द हिसार बंधा और अपनी आँखें मौनद लीं। ना जाने रात का कौन सा खा था। वो नींद में कुछ बेसुकून थी। एक ख्वाब की सूरत इसकी आंखों के सामने वो रात चलने लगी। निकाह के बाद दीगर लोगों के साथ अरमान कमरे से निकल गया। इसके बाद वो कहाँ गया हानिया को कोई पता ना था। वो अपनी मां के पास बैठ गई। बैठे बैठे कब वो सो गई उसे पता ना चला। सुबह इसकी आँखें खिलीं तो पहली नज़र अपनी मां पर पड़ी। वहाँ से नज़र होती हुई इस मशीन की तरफ गई जो उसकी मां के जिस्म के साथ मुंसलिक थी। अचानक हानिया के जिस्म का सारा खून नचड़ गया। इस मशीन पर लाइनें सीधी चल रही थी। हानिया का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़का। इसने नर्स और डॉक्टर को आवाज़ें लगानी शुरू कीं। डॉक्टर भागते हुए आए। अब वो उसकी मुंह को चेक कर रहे थे। इनमें से एक डॉक्टर ने उसकी मुंह के सीने पर दबाव डाला। हानिया धुंधली होती आंखों से ये सारा मंजर देख रही थी। आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। अचानक उसने देखा डॉक्टरों के चेहरे पर मायूसी छा गई। अब कोई नर्स उसकी मुंह के हाथों से वो सारी नालियां उतार रही थी। देखते ही देखते डॉक्टर ने उसकी मां का चेहरा कपड़े से ढक दिया और हानिया की सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई। इसके कदम हलने से इनकारी हो गए। इसका दिमाग प्रोसेस ना कर पाया आसपास क्या हो रहा है। उसने अपने कदमों को उठाने की कोशिश की मगर वो मन भारी हो रहे थे। बहुत मुश्किल से वो खुद को घसीटती हुई अपनी मुंह तक लाई। उनके चेहरे से चादर हटाई और अपनी मुंह का चेहरा मोहब्बत से चूमने लगी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अब वो अपनी मां के जिस्म को झंझोड़कर उठा रही थी। मां को आवाज़ें लगा रही थी। 2 नर्सों ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर पीछे किया। मगर वो अपनी मां की तरफ वापस बढ़ने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते उसके जिस्म के आज़ा सुन्न हो गए। इसे अपनी आंखों के सामने सारी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई और उसी के साथ इसकी गर्दन एक तरफ लड़खा गई। डॉक्टर्स ने अरमान को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाया था। हानिया की हालत देख उसके दिल को तकलीफ हुई। जब हानिया को होश आया उसने सफ़ेद छत को अपनी आंखों के सामने पाया। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग बेदार हुआ तो उसे महसूस हवा कि वो हॉस्पिटल के कमरे में थी। अचानक ज़हन में मां की शक्ल आई तो वो एक झटके से उठी। कमरे से बाहर भागी। इससे पहले वो गैर मर्दों के सामने बिना नकाब के जाती। अरमान जो कमरे के बाहर खड़ा था उसे एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने हिसार में किया।
और इसका दोपट्टा पकड़कर इसका मुंह रख दिया बगैर इसकी शक्ल देखे। इस के बाद हर शय स्लो मोशन में होने लगी। हानिया ने खुद को एम्बुलेंस में पाया, उसके साथ एक शख्स बैठा था मगर इसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि वो कौन है। फिर इसने गाड़ी को अपने मोहल्ले में रुकते हुए पाया। मोहल्ले के लोग जुमा हो रहे थे, अब लोग मिलकर उसकी मुंह की मैयत को गाड़ी से निकाल सहन में ला रहे थे। वो गायब दिमागी से अपनी मुंह की मैयत के साथ चलती जा रही थी। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उसे हौसला दे रही थीं। कोई उसी रोने का कह रहा था, कोई इसका कंधा हिला रहा था। अचानक उसके जिस्म में आग सी लग गई और वो बलक बलक कर रो दी। इसके बाद वो होशवाओ हवास से बेगाना हो गई। दूसरी बार जब आँख खुली तो उसकी मुंह की मैयत को ले जाया जा चुका था। मोहल्ले की औरतें अभी तक इसके पास थीं। वो अपनी इस किस्मत पर दोबारा रो दी। इसके बाद अब मंजर बदल गया। अब उसके ताया का बेटा मोहल्ले में तमाशा कर चुका था। कुछ देर बाद वो सारे मोहल्ले के लोगों के सामने इसके किरदार के परखर्चे उड़ा रहा था। वो नफ़ी में सर हिलाती अपने किरदार की सफाई दे रही थी। फिर इसने इस सारे हुजूम में से एक शख्स को अपनी तरफ आते देखा। दिमाग ने उसे पहचानने की कोशिश की। फिर बहुत देर के बाद वो जान पाई ये शख्स इसका शौहर था। इसे उम्मीद ना थी वो शख्स दोबारा मुड़कर इसके पास आएगा। इसे लगा शायद वो निकाह करके उसे भूल चुका हो। मगर हाय वो कितनी गलत थी। वो नींद में अब तक इज़्तिराब का शिकार थी। एक झटके से उसने अपनी आँखें खोल दी। इसे अपनी आँखें अभी तक जलती हुई महसूस हो रही थीं। उसने बेइख्तियार अपने आसपास देखा, वो किसी कमरे में थी। कमरा अनजाना था। इसने गर्दन मोड़कर अपनी बाएं तरफ देखा तो वो शख्स बेड पर औंधे मुंह लटा तकरीबा इसकी गर्दन में मुंह छुपाए एक हाथ से इसके पीठ के गिर्द हिसार बांधे सो रहा था। इसने गौर से उस शख्स के चेहरे को देखा, याद करने की कोशिश की और याद आया ये इसका शौहर था। फिर कल का सारा दिन इसकी आंखों के सामने घूमा। वो पुरसुकून हो गई। बेइख्तियार उसे अपने शौहर पर प्यार आया। जिस्म में ताकत महसूस नहीं हो रही थी मगर रूह में सुकून उतर रहा था। वो शख्स इसके पास था, महज यही चीज़ इसे पुरसुकून कर चुकी थी। इसने कल रात कह तो दिया था कि वो उसे छोड़ देता, मगर वो शख्स अगर वाकई उसे छोड़ देता तो शायद ये लड़की मर ही जाती। ये सब सोचते वो दोबारा सो गई। सुबह की रोशनी हर तरफ फूट रही थी। गांव के इस छोटे से घर के कमरे में अगर देखें तो अरमान थोड़ी देर पहले ही नींद से जागा था। वो अपना दायां हाथ अपने चेहरे के नीचे रखकर कहनी के बल लटा अपनी दाएं तरफ सोई हुई अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। नींद में किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए वो थोड़ा सा कसमसाई। ये देख अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर इसे नींद से जगाया नहीं, बस उसे देखे जा रहा था। जब मुसलसल वो तपिश कम ना हुई तो हानिया ने अपनी मंदी मंदी आँखें खोलीं तो नज़रें सीधा दो हल्की भूरी आँखों से टकराईं जो मोहब्बत से उसे ही तक रही थीं। हानिया को आँखें खोलता देख वो मुस्कुराया। इसके बाद आगे बढ़कर इसके माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मेहर सबत की। हानिया ने आँखें बंद करके इस लम्स को महसूस किया जिसने उसे अंदर तक सुकून दिया था। हानिया की ये हरकत देख अरमान मुस्कुराया। इसके बाद उसने अपने सुलगते लब बारी बारी इसकी दोनों आँखों पर रखे। हानिया को वो आँखों की जलन पर मरहम लगा। गुड मॉर्निंग माई डियर वाइफ। अरमान ने हानिया के कान के पास सरगोशी की जिसे सुन उसने अपनी आँखें खोलीं। वो अभी तक इसे मुस्कुरा कर ही देख रहा था। जल्दी से उठ जाओ, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, इसके बाद हमने शहर जाना है। शहर के नाम पर हानिया ने सवालिया नज़रों से अरमान को देखा तो उसने वजाहत की, ये घर मेरे दोस्त के भाई का है, इसलिए सारा फर्नीचर और दीगर सामान भी उनका ही है। वो खुद आउट ऑफ कंट्री होता है मगर इस्तेमाल का ज़रूरी सामान तो हमें ख़रीद कर लाना है ना, और कल मैं खाली हाथ हवेली से आया था, मुझे अपने कपड़े भी लेने हैं। आखिरी बात सुन हानिया फिर से दुखी हो गई। हानिया की आंखों में दिख देख अरमान ने नफ़ी में सर हिलाया।
और आंखों से जैसे वारन कर रहा हो कि अब रोना मत। ये कहते साथ वो बेड से उठ गया। हानिया भी उठ गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों बैठे नाश्ता कर रहे थे। फिर अरमान उसे अपने साथ लिए शहर के लिए निकल गया। अरमान के अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम थी। वो प्रोफेसर की नौकरी करता था जो कि इसके बाप को बिल्कुल पसंद ना थी, मगर उसे इल्म बांटना पसंद था। उसका बाप उसे इस नौकरी के साथ भी एक कसीर रकम जेब खर्च देता था, इसलिए उसने हमेशा अपने बाप की वो रकम खर्च की थी। इसे अपनी तनख्वाह की रकम कभी खर्च करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मगर आज वो पैसे इसके काम आ रहे थे। वो इसके हक हलाल की कमाई थी, जिसे अब वो अपनी और अपनी बीवी की ज़ात पर खर्च कर रहा था। सबसे पहले उसने मार्केट से अपने लिए कुछ कपड़े लिए, फिर हानिया को दिलवाए। वो मना करती रही कि इसके पास हैं, मगर उसने कहा वो इसका शौहर है और इसके नान नुक्ता की जिम्मेदारी अरमान पर है, इसलिए उसने अपनी पसंद के कुछ जोड़े लिए। उसके साथ अपने और इसके जूते भी लिए। इसके बाद इन्होंने कुछ घर का ज़रूरी सामान खरीदा, जैसे किचन में इस्तेमाल की चीज़ें। फिर दोपहर को रेस्टोरेंट में खाना खाया। इसके बाद शाम तक वो घर आ गई। अरमान ने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी थी। अब वो उसी गांव में मौजूद बॉयज़ कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी शुरू कर चुका था। वो हानिया को अकेला घर छोड़ इतनी दूर यूनिवर्सिटी पढ़ाने नहीं जा सकता था। हाँ, अगर उसकी बीवी हवेली में होती तो शायद तब बात कुछ और होती। हानिया यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ चुकी थी। इसने कहा वो अपने घर पर तवज्जो देगी। अरमान ने भी कोई मुखालफत नहीं की। वो सुबह 8 बजे घर से निकलता, नाश्ता दोनों साथ करते, फिर 2 बजे तक वो कॉलेज से वापस आ जाता। इसके बाद हानिया घर के सारे काम वगैरह करती। इसने कुछ ही दिनों में इस खाली मकान को घर बना दिया था। वो रोज़ इसके लिए कुछ ना कुछ खाने को लाता, इसकी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करता। और एक आदत जो अरमान की बहुत पकी हो गई थी, वो कॉलेज जाने से पहले और आने के बाद पहला काम हानिया को गले लगाकर इसके माथे का बोसा लेता था। इसके बाद वो दोनों दोपहर का खाना भी साथ खाते और फिर रात का भी। इसके बगैर तो जैसे अरमान का नवाला हलक से नीचे उतरता ही नहीं था। वक्त का काम था गुजरना और वक्त गुजर रहा था, मगर जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे अरमान के लिए वो इसकी सांसों से भी ज़्यादा अहम होती जा रही थी। एक पल देखे बना उसे सुकून नहीं मिलता था। और हानिया का भी हाल कुछ यही था। उनको यहाँ रहते तकरीबा 3 माह होने वाले थे। इस अरसे में अगर कुछ बदला था तो वो ये था तो इसके तीसरे नंबर वाले भाई हमाद ने उसे हवेली आने की इजाज़त दिलवा दी थी। इस ने वो कैसे किया ये अरमान नहीं जानता था, मगर अब वो कभी कभार हवेली जाता, अपनी मुँह छोटे भाई और छोटी भाभी और उनके दोनों बच्चों से मिलता। दूसरी भाभी तो अपने बच्चों को उसके नज़दीक ना आने देती और बाकी इसके दोनों भाइयों का भी यही हाल था। हानिया दोबारा कभी हवेली नहीं गई थी। अक्सर नूर अपने बेटे को साथ लेकर हानिया की तरफ आ जाती और वो हानिया को अपनी प्यारी प्यारी बातों से खुश करता। इसकी बातों पर कभी कभी हानिया घंटों हंसती रहती। इस छोटे से घर में हानिया के कहकहों की आवाज़ गूंजती, जिसे सुन अरमान को अपने अंदर हमेशा सुकून उतरता हुआ महसूस होता। अगर देखा जाए तो सारी हवेली में सिर्फ उसकी मां हमाद और उसकी बीवी ही उनकी अपनी रह गई थी। बाकी बाप और दूसरे भाई भाभी पराये हो चुके थे। मगर अरमान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज भी वो हसब आदत कॉलेज से वापस घर आया था। गेट के की होल में चाबी डाली और गेट खुला। सामने सहन खाली पड़ा था। आज घर कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा था। वो ड्राइंग रूम से होता हवा किचन में आया, जहां हसब आदत हर रोज़ उसकी बीवी खाना बनाती नजर आती थी। मगर ये किया आज किचन खाली था। वो हानिया को ढूंढता हवा कमरे में आया, मगर सामने का मंजर देख इसकी रूह फना हो गई। हानिया ज़मीन पर औंधे मुंह बेहोश पड़ी थी। वो दीदा वार भागता हुआ हानिया के पास आया, इसको कंधों से पकड़कर इसका चेहरा अपनी गोद में रखा और इसका गाल थपथपाते हुए उसे आवाज़ें देने लगा। हानिया मेरी जान, आँखें खोलो, किया हवा तुम्हें।
इसे कुछ समझ ना आया वो क्या करे। उसने हानिया को अपने बाजू में उठाया और बेड पर लटाया। भागकर पानी लेकर आया। अब वो हानिया के मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। आंखें हानिया की बंद थीं, मगर जान अरमान की निकल रही थी। मुसलसल पानी के छींटे मारने की वजह से हानिया ने अपनी मंदी मंदी आंखें खोलीं। नजरें सीधा अपने शौहर के चेहरे से टकराईं जो आंखों में गहरी फिक्र और खौफ लिए उसे देख रहा था। जैसे ही हानिया ने आंखें खोले अरमान का दिल रुक कर धड़का। अरमान ने एक झटके से उसे खींच अपने सीने से लगा लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे अभी वो इससे जुदा हो जाएगी। हानिया अभी तक गायब दिमागी की हालत में थी। क्या हुआ था तुम्हें? जान निकाल दी थी तुमने मेरी। मुझे क्या हुआ था? वो उल्टा सवाल कर रही थी। मेरी जान तुम बेहोश पड़ी थी जमीन पर। ये सुन हानिया को आज दोपहर का सारा मंजर याद आया। 2 दिन से इसकी हालत अजीब हो रही थी। खड़ी होती तो चक्कर आते, और आज सुबह से तो पता नहीं कितनी बार उसे वॉमिटिंग आ चुकी थी। वो अपनी हालत समझने से कासिर थी। चेहरे पर जर्दियां गल गई थीं। तुम्हारी तबीयत कब से खराब है? मुझे एक बार भी नहीं बताया। ऐसे ख्याल रखती हो अपना। अगर मैं ना आता तो पता नहीं कब तक यहीं पड़ी रहती। अगर तबीयत खराब थी तो मुझे बता नहीं सकती थी। मैं मर गया था क्या? अरमान अभी तक खौफ में था। उसने बहुत नज़दीक से आज मौत को देख लिया था, इसलिए सारा गुस्सा हानिया पर निकल रहा था। इसने आज से पहले हानिया से ज़रा सी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। वो तो हमेशा इससे मोहब्बत से बात करता था। वो कहाँ अरमान के ऐसे रवैये की आदी थी। अरमान का ऐसा रूप और आखिर में उसके मरने की बात सुन हानिया की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। कब से तबीयत खराब है तुम्हारी? लहजा वैसा ही था मगर अब की बार आवाज़ थोड़ी धीमी थी। वो चेहरा नीचे करके बेआवाज़ रोने लगी। इसको रोता देख अरमान का पारा हाई हो गया। खबरदार, अगर एक आंसू भी बहाया तो। मैंने मना किया था ना, मुझे दोबारा तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नजर नहीं आना चाहिए। आज अरमान के लहजे में कोई लचक नहीं थी। ये सुन हानिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए। मैंने कुछ पूछा है? कब से तबीयत खराब है? 2 दिन से कमजोरी महसूस हो रही थी और चक्कर आ रहे थे और आज कुछ ज्यादा खराब हो गई। वो हल्की आवाज में मनमनाई। ये सुन अरमान का दिमाग भग से उड़ा। किया कहा? पिछले 2 दिन से तुम्हारी ये हालत है और तुम मुझे अब बता रही हो। हम वो भी ना बताती अगर बेहोश ना हुई होती। इस बार अरमान सर्द लहजे में धारा, जिसे सुन हानिया का दिल लरस गया। मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वो डरते डरते बोली। आज वो एक के बाद एक बात पर अरमान को गुस्सा दिला रही थी। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं जिसे परेशान करने के डर से अपनी तबीयत का ना बताओ, और पिछले आधे घंटे से जैसे मैं बहुत खुश हूँ। आज अरमान का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। दिल में खौफ बैठ गया था। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो। इससे आगे वो कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। वो एक झटके से बेड से उठा। उठो, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं तुम्हारा चेकअप करवाने। अरमान जितने गुस्से में था, हानिया ने बिना चुंचरण किए बुर्का पहना, नकाब किया और इसके साथ अस्पताल चल दी। लेडी डॉक्टर ने इसका अच्छे से मुआयना किया और अरमान बेचैन बैठा था। इसके बाद डॉक्टर ने उसे खबर सुनाई कि वो बाप बनने वाला है। ये सुनकर कितनी ही देर अरमान साकत रह गया। बहुत देर के बाद जब खबर प्रोसेस हुई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसे मुस्कुराता देखकर हानिया भी मुस्कुरा उठी। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? इसने फिक्रमंदी से डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने नफीमी सर हिलाया। बस उनका ध्यान रखें, काफ़ी वीक हैं। अरमान मुस्कुराता हुआ उठा। फिर हानिया की मेडिसिन लेकर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल आए। अरमान आज कितना खुश था उसे बता नहीं सकता था। तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, मैं बता नहीं सकता मेरी जान। उसे अपने सीने में समाये वो जैसे आज हवाओं में उड़ रहा था। हमाद भाई, नूर भाभी और अम्मा तीनों की खुशी देखने वाली थी ये खबर सुनकर।
अम्मू तो खुद चलकर बेटे को मुबारकबाद देने आई थीं और अपनी बहू की बुलाएं लेती नहीं थक रही थीं। इन्होंने आज पहली बार हानिया का चेहरा देखा था, वो बहुत खूबसूरत थी। देखते ही देखते दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजरते गए। इस सारे अरसे में अरमान ने हानिया को हाथ का छाला बनाकर रखा था। इसका हर वक्त ख्याल रखता, इसकी फिक्र एक बच्चे की तरह करता था। वो जो चीज़ मांगती हुक्म करने से पहले हाजिर होती, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ खाने को दिल करता ही रहता था। उसी तरह दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में गुजरने लगे। ना जाने रात का कौन सा खा था जब इसकी ऊँख खली। इसे लगा जैसे इसका जिस्म तकलीफ से जल रहा हो। सारे जिस्म में तेज दर्द की लहर उठ चुकी थी। उसने अपने होंठों को खोलकर मदद के लिए कुछ बोलना चाहा, मगर दर्द ने सारी ताकत निचोड़ ली। इसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी बाएं तरफ सोते हुए अरमान के सीने पर मारने की कोशिश की। इसका जिस्म दर्द से दोहरा होता जा रहा था। मान। वो बमुश्किल इसका नाम टूटकर अदा कर पाई। उसके साथ ही इसके मुंह से एक चीख निकली, जिसे सुन हड़बड़ा कर अरमान उठा। वो दर्द से दोहरी हो रही थी, ये देख अरमान का दिल बंद हो गया। वो उसे अपनी बाहों में उठाए अस्पताल की तरफ भागा। वो अस्पताल के सर्द कॉरिडोर में इधर से इधर चक्कर लगा रहा था। पास ही हमाद भाई, उनकी बीवी और हैदर बैठे थे। इसका इज़्तिराब किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो पिछले 2 घंटों से ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी और बाहर अरमान की जान सूली पर अटकी हुई थी। आखिरकार कितने इंतज़ार के बाद ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले। वो एक झटके से डॉक्टर की तरफ बढ़ा और बोला, डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? मुबारक को, आपकी बेटी पैदा हुई है। और अरमान खान के गर्द सारी दुनिया साकत हो गई। इसे लगा जैसे एक नई रूह इसके अंदर दाखिल हुई हो। अब नरस एक सफ़ेद कंबल में लिपटी बच्ची उसकी तरफ ला रही थी, मगर इसे अभी तक अपनी बीवी की परवाह थी। इसने अपना सवाल दोहराया तो डॉक्टर ने उसकी तसल्ली की, फिक्र मत करें, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हैं, फ़िलहाल वो बेहोश हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अरमान ने बेइख्तियार सुकून की सांस ली। ना जाने अम्मा अरमान के बाप को किस तरह मीना कर हॉस्पिटल लाए, मगर हाकिम साहब हॉस्पिटल आए थे। पोती को हाथों में पकड़कर जैसे वो सारी रंजिशें भूल गए। इन्होंने हानिया के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा और फिर अरमान को मुआफ़ किया, उसे भी माफ़ी मांगी और उसे वापस हवेली बुला लिया। हानिया और अरमान एक दूसरे के लिए सांसों से भी ज़्यादा अहम हो गए थे। शुक्रिया मेरी जान, मुझे दुनिया का सबसे हसीन तोहफ़ा देने के लिए। अरमान ने इसके माथे पर लब रखते उसे अपने सीने से लगाया। पास ही उनकी बेटी बेबी काट में सो रही थी। अरमान की मां ने इसके बाप को अपनी कसम देकर बेटे के साथ रिश्ता ठीक करने को कहा, इसलिए वो बेबस होते यहाँ आ गए। और सच तो ये था कि वो खुद भी बेटे से 1 साल दूर रहकर बहुत तड़प रहे थे। इसलिए सब कुछ ठीक होने के बाद अरमान वापस हवेली शिफ्ट हो गया और हवेली में खुशियों की लहर नमूदार हुई। बेशक इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलों के बाद आसानी है। ख़त्म शद।